तो मूवी की शुरुआत में हम रानी को देख पाते हैं जो भरी बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसलिए आप उसे जल्द से जल्द बचा लें और उसे अरेस्ट भी कर लें। और ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर न्यूज़ के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक कंपाउंडर है और वो अपने एक मरीज़ का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था। और मालूम चलता है कि दरअसल में रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु जो है वो रानी को पसंद करता है। तो वही रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु जो है वो किसी न किसी बहाने से अक्सर यहाँ पर आया करता है। तो रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी कुछ फेस की डमीज जो हैं वो यहीं पर रह जाती हैं। तब अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता हुआ रानी के पार्लर पहुंच जाता है, जहां पर कि उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और बाद में उसे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, जो कि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। तो रानी जो है वो अपने पार्लर में बिज़ी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा था। रानी जब उसे इस तरह यहाँ पर बैठा हुआ देखती है तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज़्यादा चाहता है। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए भी चलने को कहता है। रानी हाँ कह देती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऋषु भैया की, जो कि यहीं से निकल रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा दिया था। तो मालूम चलता है कि ऋषु ने पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छुपी की ज़िंदगी जी रहा है। ऋषु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग ज़िंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह थाईलैंड भाग जाएं, इसलिए ऋषु जो है वो एक ट्रैवल एजेंट गुड्डू नाम के आदमी के पास जाता है। तो यहाँ पे ऋषु जो है गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि 2 महीनों के बाद वो दोनों ही थाईलैंड में पहुँच जाएंगे। तो वही ऋषु जिस जगह पर रहता है उस जगह की मकान मालकिन जो है वो पूनम है, और पूनम जो है वो ऋषु से प्यार करती है और किसी तरह से उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाना चाहती है। इसलिए ऋषु जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। इसके अगले दिन ऋषु जो है वो रानी से मिलता है। वो उससे ट्रैवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीनों के बाद थाईलैंड पहुंच जाएंगे। तो वहीं रानी अभिमन्यु के बारे में ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु जो है वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल में आज फ्राइडे का दिन था और आज अभिमन्यु रानी के साथ पिक्चर देखने के लिए जाने वाला था। वो थिएटर पहुंच जाता है और वहाँ की सारी टिकट्स भी खरीद लेता है। जिसके बाद वो यहीं पर खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है, लेकिन वहाँ रानी नहीं आती। वो तो दरअसल में ऋषु के साथ रंगरलियाँ मना रही होती है। तो अभिमन्यु को इंतज़ार करते हुए काफ़ी समय हो चुका था, 9 बज चुके थे, रानी नहीं पहुँचती। इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही रानी के यहाँ पहुँच जाता है। रानी यहाँ पर अभिमन्यु से माफ़ी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफ़ी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिक्चर देखने के लिए चले जाना। इस पर कि रानी इस बार भी हाँ कह देती है। इसके बाद एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन तभी जब वो बात कर रहे थे तभी यहाँ पर एक चोर आता है और वो रानी के पर्स को लेकर भागने लगता है। ऋषु उसका पीछा तो करता है, लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिख जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस भी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं। बाद में वो रानी का एड्रेस पता करके रानी के यहाँ पर जाते हैं। दरअसल उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो यहाँ पर रानी का पर्स वापस देने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि ऋषु जिंदा है और मरा नहीं है, और वो दोनों यही आगरा भाग कर आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वो थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि एक हम ऋषु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। कहीं ना कहीं ऋषु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसीलिए वो यहाँ से भाग निकलता है। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो हैं वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर नज़र भी बनाए रखे हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है।
रानी जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर बाद में रिशु ही रानी से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वाले जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाए। जैसा कि रिशु ने कहा था, पुलिस वाले यहाँ पर रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, जहाँ पर के इंस्पेक्टर किशोर जो है वो रानी से पूछताछ कर रहा था। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है, पता किया है कि तुम एक लड़के से काफ़ी देर तक बात करती हो, आखिर वो है कौन। रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो संभालने वाले हैं और साथ में वो रानी को ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा है और मैं उसका चाचा। तो वो उसको कहते हैं कि अब ये केस जो है वो पर्सनल हो चुका है और उसकी एक गंदी आदत है कि वो अगर किसी के पीछे लग जाए तो हाथ धोड़ कर पीछे लग जाता है। वो बताते हैं कि रिशु भी उसको बहुत अच्छे से जानता है, पूछना कभी उससे कि मोंटू चाचा कौन है। लेकिन फ़िलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो घंटों तक किससे बात करती रहती है और तुम जिससे बात करती हो वो अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। तब मोंटू चाचा कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि रिशु जो है वो यहीं पर है और वो ज़िंदा है और वो उन्हें पकड़ कर रहेंगे। तो रानी जिस जगह पर रहती है उसी जगह पर आसपास पुलिस वाले जो हैं वो रिशु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रिशु को भी बहुत अच्छे से मालूम हो गया था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। एक दिन रिशु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, जो कि उन्हें थाईलैंड पहुँचाने वाला था। अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले रिशु को ढूंढते हुए पूनम के यहाँ पहुंच जाते हैं, जो कि रिशु की मकान मालकिन है। यहाँ पर पूनम तुरंत ही रिशु के पास पहुंचती है और वो कहती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। जिस पर कि पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए पुलिस वालों के सामने जाकर कह देती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती और तब पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने पुलिस वालों को शायद इसलिए कुछ नहीं बताया कि जो पूनम को चाहिए है वो शायद अब उसे मिल जाए। तो वही रात होते ही रिशु जो है वो रानी के घर पर घबराता हुआ जाता है और वो रानी को बताता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था, ज़िंदगी जीने का सपना देखा था, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला जो है वो पकड़ा गया है और मोंटू चाचा जो है वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छे से जानता है कि वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अच्छे से ही पड़ जाते हैं। रिशु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा और तभी यहाँ पर नीचे से किसी की आवाज़ आती है। दरअसल वहाँ पर अभिमन्यु होता है और तभी यहाँ पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रिशु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने जाने वाले थे। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतज़ार कर रहा था तो रानी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो गया था। साथ ही यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिस पर के अभिमन्यु तो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। दरअसल में यही रानी का प्लान है कि वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभिमन्यु से शादी कर ले। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं रिशु को अच्छी नहीं लगी थी। उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले दिन 3 दिन के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और रानी की शादी थी। दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर रिशु भी मौजूद था। कहीं ना कहीं रिशु को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने वो अपनी बीवी की शादी होता हुआ देख रहा है। अब सुहागरात वाले दिन अभिमन्यु रानी के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी तो उससे सिर्फ उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं उसके साथ हम बिस्तरी नहीं अगले 3 दिन के बाद यहाँ पर वो यहाँ पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने उससे सिर्फ शादी की है और वो भी कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती है, क्योंकि वो अभी भी रिशु को नहीं भूल पाई है। तब यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसका परिवार के साथ सारे के सारे लोग मर चुके हैं, तब से ही अभिमन्यु अकेला है। तब से अभिमन्यु जो है वो यहाँ पर रानी के नज़दीक आने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कोई ज़िद नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन तो रानी भी उसके प्यार में पिघल जाएगी। और एक रात रानी जो है वो अभिमन्यु को पंडित जी की बुक के बारे में बताती है, जिनकी रानी जो है वो बहुत ही बड़ी फ़ैन है।
उसने दिनेश पंडित की सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन अभिमन्यु ने अभी उनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी। यहाँ दूसरी तरफ पूनम जो है वो ऋषु के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी, और जब वो पास आ रही थी तब दूर से रानी ने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर ऋषु जो है वो रानी के पास दौड़ता हुआ आता है। वो उसे समझाता है कि पूनम जो है वो उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रानी जो है वो ऋषु को एक दो बार सुना कर अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे की हालत में रात को वो अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि ऋषु जिंदा है, उसे पूनम प्यार करती है और धोखा तुम्हें मिल रहा है। और ये सारी बातें तो अभिमन्यु के डायरेक्ट दिल पर लगी थी। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी से ऋषु के पास कॉल करके मिलवाने को कहती है। रानी ऐसा ही करती है। तब वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर झूले पर बैठकर वो सभी लोग बात कर रहे थे। अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में वो उनकी पूरी तरीके से हेल्प भी करेगा। ऋषु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, इसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर अभिमन्यु कहता है कि किसी न किसी दिन तो रानी का तुमसे मन भर जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि वो उसके पास ही आएगी। ये बात सुनने के बाद ऋषु को कहीं ना कहीं लग चुका था कि अभिमन्यु जो है वो ठीक इंसान तो नहीं है। इसके बावजूद वो उसकी मदद लेते हैं और अभिमन्यु ऋषु को एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर कि वो पुलिस से बच सकता है और यहाँ पर सेफली रह सकता है। वो कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकट्स का इंतज़ाम कर देगा और वो उन्हें थाईलैंड पहुँचा देगा। तो यहाँ से अभिमन्यु के जाने के बाद तुरंत बाद ही पूनम आती है। पूनम को यहाँ का पता लग चुका था क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। यहाँ पर ऋषु जो है वो पूनम को किस करता है और वो उसे कहता है कि वो उससे 1 महीने के बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद तो पूनम खुशी खुशी यहाँ से चली गई। उसके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है। ये कौन है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और उसके जाने के तुरंत बाद आता है अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु को खाना देने के लिए आया था। जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और उन दोनों की बातों से ऋषु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु जो है वो रानी के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और अभिमन्यु ऋषु को बताता है कि एक ज़मीन के सिलसिले में उनके चाचा से लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें उसने उसके पूरे चाचा के परिवार को ख़त्म कर दिया था। साथ ही यहाँ पर अभिमन्यु को एक बात और मालूम चल चुकी थी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर आया है। और जब ऋषु को मालूम होता है कि अभिमन्यु बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, तब यहाँ पर ऋषु जो है वो अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु के ऊपर एक भारी चीज़ गिरा देता है और उसे यहीं पर लॉक करके भाग जाता है। और फिर वो रानी को लेकर यमुना नदी पर घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो रानी से कुछ बातें कहता है कि आज तक जिन लोगों ने भी उसको धोखा दिया है उन लोगों को उसने कभी भी माफ़ नहीं किया। और साथ ही अभिमन्यु अपने बारे में भी कुछ चीज़ें रिवील करता है। वो कहता है कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, मतलब कि यहाँ पर अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी खुद ही मारा था। वहाँ दूसरी तरफ ऋषु जो है वो उस जगह से बाहर निकल आया था और रात को अभिमन्यु और रानी को देख पाते हैं। और अभिमन्यु के घर पर हम दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक्स देखते हैं, जिससे कि हमें मालूम होता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा वाला भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की सारी बुक्स पढ़ रखी है। तो प्लानिंग क्या करनी है रानी जो है उसी बुक के आधार पर करती है। लेकिन अब अभिमन्यु जो है अभिमन्यु को उन बुक्स के बारे में सब कुछ मालूम है। तो यहाँ पर अचानक से अभिमन्यु उसके सर पर वार करता है, जिस वजह से रानी का सर टेबल से टकरा जाता है। जिस वजह से हमने रानी को फिल्म की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखा था, जहाँ पर कि वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसको जान से मार देगा। और यहाँ पर रानी ने उन्हें बता दिया था कि ऋषु जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। रानी ने यहाँ पर मोंटू चाचा को ये भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को भी मारा है। वो 1 नंबर का साइको किलर है। जिसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल करते हैं। वो यहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल आता है और उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाश मिली है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लाश शायद ऋषु और अभिमन्यु की होगी। इसलिए यहाँ पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरे तरीके से जल कर मर चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक थी
जिससे कि यहाँ पर मालूम हो गया था कि कौन 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से हुआ है। इसलिए वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में उसकी बुरी तरीके से पिटाई करके उससे पूछताछ भी करते हैं, लेकिन रानी तो कुछ भी नहीं बताने वाली थी। तब यहाँ पर मोंटू चाचा जो है वो मीडिया में एक झूठी खबर फैला देता है कि लॉकअप में रानी की पूरी तरीके से पिटाई हो रही है, और ये सारी न्यूज़ कहीं ना कहीं रिशु ने भी देख ली थी। इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने कहा था कि वो पुलिस वालों को सरेंडर करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने के लिए आएगा। वो कहता है कि जब वो ब्रिज पर आएगा तब रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी, तब वो खुद को सरेंडर कर देगा। यही सारी प्लानिंग मोंटू चाचा ने की थी। तो यहाँ पर मोंटू चाचा ने प्लानिंग कर ली थी कि जब रिशु जो है वो रेलवे ब्रिज पर आएगा तो वो उसकी पुलिस की टुकड़ी जो है वो उसको घेर कर पकड़ लेगी। तब रात होते ही रिशु जो है वो ट्रेन रोक कर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है, जिसके बाद मोंटू चाचा अकेले ही रानी को रिशु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रानी रिशु के पास पहुंचती है तो वो रिशु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस की टुकड़ी जो है वो उनकी नज़दीक पहुँचने लगी थी, लेकिन वो एक जगह पर रुक चुके थे। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला जो है वो आगे आता है और मालूम चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु यहाँ पर रिशु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं होगी, और वैसे भी वो धोखा देने वालों लोगों को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर उसने रानी के ऊपर गन तान ली थी, लेकिन तभी यहाँ पर रिशु और अभिमन्यु के बीच में झड़प होती है और जो गन जो है वो रानी के हाथ लग चुकी थी। लेकिन तभी रानी के पैर फिसल जाने की वजह से रानी जो है वो ब्रिज से लटक जाती है। यहाँ पर रिशु उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो वहीं अभिमन्यु दोनों को ही पुलिस से नीचे यमुना नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था, और यमुना नदी में तो खूनी मगरमच्छ तैर रहे हैं, मतलब कि अगर उसमें कोई भी गया तो उनकी जान जाना तो एकदम तय है। लेकिन इस झड़प में कुछ ऐसा होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत ही यहाँ पर आते हैं और वो समझ चुके थे कि तीनों की जान जाना तो एकदम तय है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मगरमच्छ तैर रहे थे। सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है और इन सभी को सर्च भी किया जाता है, लेकिन इनका नामो निशान भी यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर अगर किसी का नामो निशान था तो वह सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ का। तो बात यहाँ पर पहुँच चुकी थी कि ये केस बंद होने वाला था, लेकिन तभी मोंटू चाचा बताते हैं कि अभी ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मोंटू चाचा को इन तीनों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम चल चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते हैं तो इन तीनों का अरेस्ट होना तो एकदम तय था। अगर ये मर जाते हैं और फिर ज़िंदगी जीते हैं तो फिर ये लोग आज़ाद हैं। वो जाते हैं कि अगर अभिमन्यु के क्लिनिक के सामने वाले शॉप से उन्हें CCTV कैमरे के द्वारा लल्लन नाम के सपेरे के बारे में पता चला, और अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था। लेकिन बाद में लल्लन जो है वो अभिमन्यु को ब्लैकमेल करने लगा। CCTV कैमरे के द्वारा उन्होंने एक दिन देखा कि लल्लन जो है वो अभिमन्यु के क्लिनिक आया, उसके बाद वो कभी नहीं मिला, मतलब कि लल्लन मारा गया। जिसके बाद बात आती है पूनम की। पूनम को भी उसी CCTV कैमरे के द्वारा देखा गया कि वो अभिमन्यु के क्लिनिक आई थी, वहाँ पर वो रिशु से मिली थी, लेकिन उसके बाद वो भी गायब। और जो लोग मारे गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि लल्लन और पूनम थे। और अब क्योंकि अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था, इसलिए उसे मालूम है कि उसे मर्डर को कैसे दिखाना है, और DNA टेस्ट के द्वारा उन्हें यह भी पता चल चुका था कि ये 2 लाश हैं वो अभिमन्यु और रिशु की तो बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के CCTV फुटेज के द्वारा उन्हें मालूम चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी जो है वो घर पहुँचे। थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद ही एक आदमी और जो है वहाँ पर आता है। 10 बजे के आसपास रानी जो है वो रोते हुए अबला नारी की तरह पुलिस स्टेशन पहुँची। तो रानी की यहाँ से जाने के बाद रिशु और अभिमन्यु जो है वो एक स्कूटी से बाहर निकले। उस समय जब वो रात में थे तो उनके बीच ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, लेकिन ACP सर का मानना ये है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिरे हैं और उनको मगरमच्छ ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद कुछ महीने बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम रानी को देख पाते हैं जो कि काफ़ी उदास बैठी हुई थी। वो अपना इंसिडेंट याद करने लगती है कि जब वो लोग पानी से बाहर निकले
तो रानी और अभिमन्यु ही बच पाए थे और रिशु को मगरमच्छ ने खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए और वहीं पर रहने लगे। यहाँ पर के रानी जो है वो बच्चों को पढ़ाती है और वहीं पर अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। जब यहाँ पर रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तो अभी एक बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी थी, तो कहीं ना कहीं शायद ये लाइनें रिशु की थी। दूसरी तरफ हम बिहार में मोंटू चाचा को देख पाते हैं, जिनके पास दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा वाली बुक पहुँचती है। उसमें यह भी लिखा था कि इस किताब के सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपीज़ हैं और उनमें से एक कॉपी आपके पास है। और इस बुक को पढ़ने पर उनको मालूम चलता है कि उन लोगों ने प्लानिंग कैसे की। जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 दिन में उन्होंने अपने प्लान को तैयार कर लिया। पहली रात को जब वो ब्रिज के पास यमुना नदी में पहुंचे, बहुत सारा मांस लेकर और यमुना नदी पर हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने इस मांस को फेंका। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मगरमच्छ जो है वह हर 2 किलोमीटर पर मांस पर अटकने से वो और भी दूर जाती है। इस तरह से उन्होंने तीसरी रात तक इस मांस को 12 किलोमीटर दूर तक ले गए थे, जिससे कि अब मगरमच्छ भी जो है वो 12 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। मतलब कि ब्रिज के आसपास कोई भी मगरमच्छ मौजूद नहीं था। और फिर उस रात तीनों ने जैसे कि प्लानिंग की थी उसी तरह से तीनों यमुना नदी में कूद पड़े, क्योंकि अब यमुना नदी में मगरमच्छ नहीं थे, इसलिए वहाँ उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब आखिरी पन्ने पर लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी हो तो उससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए 20 मार्च को मोंटू चाचा को तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफ़िन बॉक्स में से एक चिट निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है, जिसके बाद हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक था। रानी जो है वो बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई थी। यहाँ पर जस्ट नीचे जो है एक झरना बहता है और यहाँ पर रानी जो है वो अभिमन्यु से कहती है कि जब रिशु की जान गई तो उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब मालूम चला है कि उस रात क्या हुआ था, जब वो अभिमन्यु को कुछ बता रही होती है कि तभी यहाँ पर मोंटू चाचा भी आ चुके थे और यहाँ पर उस रात के बारे में बताया जाता है। दरअसल में उस रात में रानी और अभिमन्यु जब साथ में थे तब यहाँ पर अचानक से ही रिशु आ गया था और उसे देखकर यहाँ पर रानी का अचानक ही पैर फिसल गया था, जिस वजह से उसका सर जो है वो टेबल से टकरा गया था। जब उसे होश आया तो इन तीनों ने प्लान बनाया और यहाँ पर अभिमन्यु ने उन्हें मगरमच्छ के शिकंजे की बुक के बारे में बताया कि अगर हम इस बुक के हिसाब से चलें तो हम तीनों ही बच सकते हैं और हम तीनों की जान जाने के बाद हम आज़ाद हो सकते हैं। उस रात ये तीनों ही यमुना नदी में कूदे थे, लेकिन रिशु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। यहाँ पर अभिमन्यु ने मौका देखकर जब मगरमच्छ आ रहे थे तो उसने रिशु का नकली हाथ निकाल लिया था, जिस वजह से यहाँ पर रिशु को मगरमच्छ ने खा लिया था। और रानी को ऐसा लगा था कि शायद अभिमन्यु की कोई गलती ना हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अभिमन्यु की गलती थी। तब यहाँ पर रानी कहती है कि अगर वो रिशु की ना हो सकी तो वो उसकी भी नहीं होगी, जिसके बाद वो इसी लवर्स पॉइंट से अपनी जान दे देती है और यहाँ से नीचे कूद जाती है। बाद में मोंटू चाचा ने यहाँ पर अभिमन्यु को अरेस्ट कर लिया था। वो लोग फ्लाइट से उससे वापस ले जाने वाले थे। यहाँ पर वो कहता है कि उन्हें उसकी लाश नहीं मिली थी, उसे मालूम है कि रानी की लाश नहीं मिलेगी। तब एक और सीन दिखाया जाता है जब रिशु का हाथ निकल गया था और मगरमच्छ आ रहा था तो उसने उस हाथ को मगरमच्छ के मुंह पे लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर रिशु जो है वो सही सलामत भाग गया था। और उस दिन बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की जो लाइनें लिखी थी वो रिशु ने ही लिखी थी, और क्योंकि रिशु अभी ज़िंदा है। बाद में मालूम चलता है कि इस तोता मैना लवर्स पॉइंट से उस झरने के द्वारा रानी जो है वो नीचे तो गिर गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी क्योंकि वो ज़िंदा थी। वो यहाँ से नदी के द्वारा जो है वो कोने पर आ जाती है और किनारे पर उसे रिशु मिलता है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। तब जब यहाँ से अभिमन्यु को मोंटू चाचा वापस ला रहे थे तब एक और चीज़ रिवील होती है और मालूम चलता है कि दिनेश पंडित दरअसल में अभिमन्यु के पिताजी हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ।